हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। सो गाइज, आज के 27th लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्रॉप मॉडल्स। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम जो भी सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो हैं सबसे पहला कि मॉडल क्या होता है। ठीक है, मॉडल के एडवांटेजेस क्या हैं, एग्रीकल्चर में क्या मॉडल से फ़ायदा होता है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मॉडल के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी अभी इंडिया में मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरेटिकल भी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर को जितना आसान बना सकूँ, जितने एग्जांपल्स दे सकूँ टॉपिक्स के अंदर, उतना मैं दूँ। लेकिन आप भी साथ साथ इनको उस तरीके से पढ़ना कि ये अलग आपका सब्जेक्ट हो। ठीक है, इसे ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो है मॉडल, क्रॉप मॉडल। तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि मॉडल किसको कहते हैं। देखो, अगर बाय डेफिनेशन बात करें तो मॉडल क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन है एक रियल सिस्टम का। अब रियल सिस्टम क्या होता है, जैसे क्रॉप ईल्ड हो गया। ठीक है, ये प्लांट जो है नेचुरली एग्जिस्ट करता है, रियल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, प्लांट हमें ईल्ड देता है, तो वो किसी सिस्टम, किसी प्रोसेस को फॉलो कर रहा है ईल्ड प्रोडक्शन के लिए, तो एक रियल सिस्टम हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि मॉडल क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन है। तो अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। ए मॉडल इज अ सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन और ए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम टू असिस्ट कैलकुलेशंस एंड प्रिडिक्शंस। तो मॉडल इसीलिए बनाते हैं कि कोई भी रियल सिस्टम है, कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसको हम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उनके प्रेडिक्शंस को हम निकालें कि अभी हमने ऑपरेट करना स्टार्ट नहीं किया है सिस्टम को। जैसे देखो, क्रॉप के बारे में ही समझो, क्रॉप से कितना ईल्ड होना है। ठीक है, वो आप जब तक क्रॉप को लगाओगे नहीं तब तक वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन आप कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लो, जैसे राइस के लिए उनके एक टिलर्स में कितने राइस ग्रेन लग रहे हैं। ठीक है, सीरियल्स के कितने सीड कह लेते हैं। ठीक है, कितने लग रहे हैं। तो अगर आप मान लो एक स्क्वायर फीट में इतने उसके टिलर्स हैं और एक टिलर्स में इतने ग्रेन्स लग रहे हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना कि 1 हेक्टेयर लैंड में कितना हमारा ईल्ड हो सकता है। तो हमने जो कैलकुलेशन किया ना, एक पार्ट में निकाल के पूरे फील्ड का कैलकुलेशन कर लिया। तो ये भी क्या एक मॉडल है। तो मॉडल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, इक्वेशन के फॉर्म में, और एक मॉडल जो होता है सिंपल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोई भी मॉडल हो, अब हमारे जनरल लाइफ के जो प्रोसेसेस है, रियल सिस्टम है, उनके प्रोसेस को हमें समझने में हेल्प करता है। और दूसरा है कि चाहे उनमें हम मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज़ कर रहे हो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो, लेकिन फिर भी मॉडल जो है सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन या फिर रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी रियल सिस्टम का। ठीक है, इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट मॉडल इज एक्सप्रेस्ड एज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन बी रिपीटेडली रन सेवरल टाइम्स फॉर कंप्यूटिंग सेवरल डिजाइन मैथमेटिकल और स्टैटिकल एक्सप्रेशंस या फिर इक्वेशंस। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मॉडल क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है, जिसको हम बहुत बार रन करा सकते हैं। ठीक है, कैसे रन करा सकते हैं, किसी इक्वेशन बेस पे, किसी स्टैटिकल डेटा को लेके। ठीक है, जिससे हम क्रॉप ग्रोथ एनवायरमेंट रिलेशंस के बारे में जानेंगे या फिर जानते हैं। ठीक है, उसमें ये मॉडल को रन कराने के लिए उनको क्या चाहिए, बस डेटा चाहिए। हम उसमें इनपुट डेटा करेंगे, जो मॉडल होगा उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, और एक इंटरप्रेट करके हमें आउटपुट दे देगा। ठीक है, अब आउटपुट आ गया, आपके पास आंसर आ गया। तो मॉडल का बेसिकली क्या रोल है, मॉडल हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने में, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने में। ठीक है, जैसे सिंपल सा कोई भी आज मशीन है हमारे पास, एक जनरेटर है। ठीक है, तो जनरेटर में तुम डालते हो ऑयल। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो किसी ने इसके बारे में पहले सोचा होगा ना कि हम ऑयल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ऐसे करेंगे, ऑयल जो होगी वहाँ पे एक मोटर को रन कराएगा और जो मोटर रन होगा उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो हमारे लिए तो एक मशीन है, लेकिन वो भी किसी एक मॉडल पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इनपुट हमने क्या दिया, ऑयल दिया। ठीक, आउटपुट हमें इलेक्ट्रिसिटी मिली। ठीक है, इनपुट और आउटपुट का कन्वर्जन किसके वजह से हुआ, उस जनरेटर मोटर के वजह से। तो वो किसी एक मॉडल पे किसी एक मैकेनिज्म पे वर्क कर रहा है, तो उसी को हम कहते हैं मॉडल। आई होप आपको मॉडल का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कि, ठीक है, जैसे हमने मॉडल तो पढ़ लिया कि मॉडल इसको कहते हैं, और मॉडल का बेसिक मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा मेन टॉपिक आएगा कि हमारा एग्रीकल्चर में क्रॉप मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है, या फिर क्रॉप ग्रोथ मॉडल्स या फिर क्रॉप वेदर मॉडल्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। देखो, क्रॉप ग्रोथ मॉडल्स आर द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट कैन स्टिमुलेट डेली ग्रोथ। ठीक है, डेली ग्रोथ कहने का मतलब है बायोमास, ईल्ड, बायोमास मतलब ग्रोथ। ठीक है, ईल्ड
एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जैसे इमर्जेंस हो गया, फ्लावरिंग हो गया, हार्वेस्ट हो गया। तो मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। क्रॉप ग्रोथ मॉडल्स आर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट स्टिमुलेट डेली ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स सच एज, जो भी हम मेनली जो क्रॉप वगैरह किन का यूज़ करते हैं, हमारे जनरल जो फॉडर हो गए या फिर जो ग्रेन्स हो गए, वीट, मेज, और जैसे सब्जी में अगर हम बात करें वेजिटेबल में तो पोटैटो। These models have been developed by scientists worldwide over last 40 years. As a result, they have now reached a high degree of maturity so that they can confidently apply to support agriculture management practices like फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन। आज देखते हैं कि हमने सिर्फ क्या करा, एक इक्वेशन सेट है, हमने सिर्फ अपना इनपुट डेटा डाला, ठीक है, कि इतना हमारा फील्ड का एरिया है, ये क्रॉप लगा रहे हैं, तो हमें जो कंप्यूटर होता है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता देता है कि हमारा फर्टिलाइजर कितना पड़ना चाहिए, इरिगेशन क्या कितना होना चाहिए, क्रॉप जो है आपका ये वैरायटी लगाओ, ये स्पीसीज लगाओ, ठीक है। तो ये सारा जो कैसे किसी एक मॉडल पे वर्क कर रहा है कि आप इतना डेटा फीड करोगे तो वो कैलकुलेट करके हमें चीज़ें बता देगा। तो इसको एग्रीकल्चर कॉन्टेक्स्ट में सोच के देखो, ये कितना हमारा काम को ईजी कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे हमें किसी पर्सन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा है। तो ये होता है हमारा मॉडल का एप्लीकेशन या फिर कह सकते हैं यूज़ क्रॉप मॉडल्स का इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये क्रॉप मॉडल किस किस चीज़ पे वर्क करता है? तो क्रॉप मॉडल डिपेंड करता है सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, वेदर कंडीशन पे, क्रॉप की स्पीसीज पे, ठीक है। तो क्रॉप मॉडल करता क्या है, कैलकुलेट करता है डेली ग्रोथ, बायोमास का, ठीक है। जैसे बायोमास में क्या क्या आएगा, स्टीम का जो लेंथ विड्थ हो गया, लीव्स हो गए, रूट्स हो गए, ग्रेन्स। ग्रेन्स अगर हम अलग से बात करें तो ये ग्रेन्स ईल्ड को बता रहा है। तो हम जिन क्रॉप का हम ग्रेन यूज़ करते हैं तो उसमें ग्रेन ईल्ड बताएगा, जिन क्रॉप में हम उनके रूट को यूज़ करते हैं तो उसका वो ईल्ड बताएगा, ठीक है। जिनमें स्टीम्स और जिनमें लीव्स यूज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि बायोमास के बारे में हमें कैलकुलेट करके बताता है क्रॉप मॉडल्स, ठीक है। इन एडिशन क्रॉप मॉडल्स अकाउंट फॉर इम्पोर्टेंस प्रोसेस इन दिस सॉइल। एक मॉडल हमें बता सकता है कि वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है, फिर वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कितनी है इन दी सॉइल, ठीक है, ग्रोइंग सीजन में या फिर नॉन ग्रोइंग सीजन में। मोर ओवर एन एडवांस क्रॉप मॉडल, जैसे अभी हम आगे मैं आपको नाम बताऊंगा, डीसेट मॉडल हो गया, ठीक है। तो इन जैसे ये एडवांस क्रॉप मॉडल्स हैं, ठीक है, बेसिकली ये सीरियल्स के लिए बनाया गया था, आगे मैं बताऊंगा। एज दी वन यूज्ड इन जैसे फार्म IT कैलकुलेट्स नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन, ठीक है। एक मॉडल है FARM या स्लैश करके IT भी कहते हैं, वो कैलकुलेट करता है नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन। आप जानते हो ना मिनरलाइजेशन किसको बोलते हैं? जो हमारा ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, इनऑर्गेनिक फॉर्म में, ठीक है। लीचिंग के बारे में बताए, वोलेटिलाइजेशन के बारे में बताए, ठीक है। किस पे डिपेंडेंट करके कि कितना प्रेसिपिटेट हो रहा है, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट कितना है। तो कहने का ये मतलब है कि बस मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि मॉडल जो है या फिर क्रॉप मॉडल जो है एग्रीकल्चर में किस तरीके से फार्मर को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब जैसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि जैसे कोई क्रॉप का ईल्ड है, तो ईल्ड कितने चीज़ पे डिपेंड करता है? सबसे पहला क्रॉप का वेदर कंडीशन, जिसमें रेनफॉल हो गया, सोलर रेडिएशन हो गया, टेम्परेचर हो गया। दूसरा सॉइल पे डिपेंड करता है, जैसे सॉइल नाइट्रोजन कितना है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना है, सॉइल में वाटर कितना है, ठीक है। क्रॉप की वैरायटी यानी कल्टीवेयर पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। मैच्योरिटी कितने टाइम पे हो रही है, कैनोपी का डेवलपमेंट कितना है, कैनोपी मतलब क्या होता है, जो लीफ एरिया होता है प्लांट का, ठीक है। ईल्ड क्वालिटी क्या है, ठीक है, मान लो कि ग्रेन ज़्यादा ही हो रहा है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। या फिर एक और चीज़ पे डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे, हम किस तरीके से उस क्रॉप को मैनेज कर रहे हैं, जैसे फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन, ईल्ड जो है हमने प्रेडिक्शन जो करा है वो सही है नहीं करा है, सही करा है कि नहीं करा है, वो सारी चीज़ें जो हैं हमारा जो है एक प्लांट के ईल्ड को मतलब क्या करता है, अफेक्ट करता है। मतलब वेदर, सॉइल, कल्टीवार यानी वैरायटी या और हमारा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो ये सारे चीज़ें जो हैं इनपुट हो गया ईल्ड के लिए। तो इसी इनपुट के बेसिस पे हम ये चार जो इनपुट बात कर रहे हैं, इन चार इनपुट के बेसिस पे जैसा जो कंडीशन हम देंगे उसी हिसाब से हमारा आउटपुट मिलेगा। तो हर चीज़ पे एक मॉडल बना हुआ है, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अब एक टर्म आता है DTT। DTT का मतलब होता है डेली थर्मल टाइम एक्यूमुलेशन। अब इसको समझना, देखो मैंने यहाँ पे तो चीज़ें बहुत बड़ा डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसमें समझ, डेफिनेशन नहीं लिखा है, बेसिकली मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये चीज़ दी है, लेकिन आपको आप इसको ऐसे समझो। देखो पर डे का एक मैक्सिमम डेली टेम्परेचर होता है और मिनिमम डेली टेम्परेचर होता है, ठीक है। उन दोनों को जोड़ दिया
और डिवाइडेड बाई 2, यानी एवरेज निकाल लिया, एवरेज मीन टेम्परेचर ऑफ द डे माइनस बेस टेम्परेचर। बेस टेम्परेचर उसको कहते हैं जो हमारा राउंड द ईयर वहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर रहता हो। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो, तो DTT जो है, ठीक है, वो मतलब डेली टेम्परेचर के बारे में, बेसिकली डेली टेम्परेचर ही हुआ DTT। तो DTT क्या बता रहा है कि DTT के वजह से ही या फिर कह सकते हैं कि DTT वन ऑफ द कंपोनेंट है क्रॉप ईल्ड का। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, फॉर्मूला था इसलिए मेंशन कर दिया है, तो आप इसको पढ़ लेना। जैसे मैंने क्या लिखा है, द पीरियड ओवर विच ड्राई मैटर इज एक्यूमुलेटेड, ड्राई मैटर मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो भी है इनमें एक्यूमुलेट हो रहा है, the mean rate at which the dry matter accumulated and the fraction of the dry matter treated as yield when the crop is harvested. It is understood that the crop growth, development and yield depend upon the mean daily temperature यानी DTT, the length of the day, ठीक है, and the amount of the solar radiation par photosynthetically active radiation received by the crop. I hope ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है कि क्रॉप मॉडल्स कब से बनने स्टार्ट हुए। ठीक है, तो क्रॉप मॉडल मैंने बताया कि 40 इयर्स पहले से ही इस पे वर्क किया जा रहा है। तो बेसिकली 1960s में चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। सिंपल वाटर बैलेंस मॉडल बना था 1960s में। ठीक है, फिर डिविड का मॉडल आया क्रॉप कैनोपीज़ को लेके। ठीक है, कैनोपीज़ वाला क्या था कि जैसे आप लीफ काउंट करके या फिर एक आपको कैनोपी दे दी गई, उसमें बताओ कि टोटल लीफ कितने हैं, ये मॉडल था डिविड का। ठीक है, मतलब आपको एक कैनोपी का साइज बता दिया गया, उसमें बताओ कि टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं, तो आप तो ऐसे सिंगल सिंगल गिन के तो आप करते रह जाओगे। तो उन्होंने डिविड ने एक मॉडल दिया था। ठीक है, उसके बाद 1970 में आया क्रॉप ग्रोथ स्टिमुलेटर कंस्ट्रक्शन मॉडल। ठीक है, जिसको एल क्रॉस मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, डिविड और इटल उनकी टीम ने बनाया, ये किया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा 1978 में बेसिक क्रॉप ग्रोथ स्टिमुलेटर आया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BACROS बैक्रॉस कहते हैं। ये भी डिविड एंड एक और साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। ठीक है, इप्सनैट मॉडल है, जिसको हम इंटरनेशनल बेंचमार्क साइट नेटवर्क फॉर एग्रो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है, और ओराइजा 1 आगे हम पढ़ेंगे भी। ये सारे बहुत सारे मॉडल हैं, लेकिन 1994 में इंडियाज़ फर्स्ट क्रॉप मॉडल WTGROS ग्रोज मॉडल कहते हैं इसको, WTGROS मॉडल को हमने कंस्ट्रक्ट किया आफ्टर ओराइजन 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रोनोलॉजी या फिर कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप मॉडल्स इन इंडिया। अब देखो, अब होता है कि हम किसी भी क्रॉप मॉडल को डेवलप कैसे करते हैं। सबसे पहले आप मॉडल बनाना चाहोगे, मैं आपको देखो ये सारी चीज़ें मैंने PPT पे नहीं डाली है, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको ये पूरा जो डिटेल नोट्स है, मैं आपको PPT के अलावा जो डिटेल नोट्स है क्रॉप मॉडल का, मैं आपको दे सकता हूँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, बहुत सारा कंसेप्ट है और बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं जो आपको सुनने मिलेंगे अभी। ठीक है, तो बात करते हैं कि अगर कोई इंसान या फिर कोई भी क्रॉप मॉडल बनाता है तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अपने गोल को डिफाइन करो कि आप मॉडल से क्या आउटपुट लेना चाह रहे हो। ठीक है, उसके लिए इनपुट क्या क्या चाहिए होगा, तो उन सब के लिए एक फ्लो चार्ट है, आप इसको समझना। सबसे पहले जो हमारा गोल है उसको डिफाइन करो। ठीक, अब गोल डिफाइन कर लिया कि हमें यील्ड पे काम करना है, तो उसके लिए सिस्टम क्या होगा, ट्री। तो उसके बाद सिस्टम को डिफाइन करो और उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन करो। बाउंड्रीज मतलब इनपुट क्या होगा, मतलब कितने दूर पे ये जो हमारा यील्ड आउटपुट है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है, ये उसकी बाउंड्रीज हो गई। ठीक है, अब हमने बाउंड्रीज डिसाइड कर ली, तो अब उसमें वेरिएबल्स देखो कौन कौन से आएंगे। वेरिएबल्स कहने का मतलब है, एक होता है स्टेट वेरिएबल, या फिर कह सकते हैं फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड। ठीक है, या फिर स्टेट वेरिएबल्स हो गए, रेट वेरिएबल्स हो गए, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो उनमें वेरिएबल्स को डिफाइन कर लो। वेरिएबल्स डिफाइन करने का मतलब है कि कौन सा जो इनपुट है वो कांस्टेंट है और कौन सा जो वेरी करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपना फ्लो चार्ट को प्रिपेयर करो, फिर इवैल्यूएट करो कि तुमने जो चीज़ें सोची थी वही करा है, फिर कैलिब्रेट करो, वैलिडेट करो और फिर एनालिसिस करो उसका। तो ये एक फ्लो चार्ट है, बस आप इसको सीरीज़ वाइज याद रखना। और इसमें आपको क्रॉप मॉडल्स में अगर आप चाहो तो इसको इन डिटेल भी पढ़ सकते हो, लेकिन ऐसे बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो आप बस ये फ्लो चार्ट को आप इस थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि अगर मान लो कि हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, अगर हमें क्रॉप वेदर मॉडल अगर हमें बनाना है, तो सबसे पहले अगर वेदर से रिलेटेड अगर कोई चीज़ बनाना है, क्रॉप और वेदर रिलेटेड, तो सबसे पहले क्रॉप फोनोलॉजी पता होना चाहिए इन रिलेशन टू टेम्परेचर एंड डे लेंथ। वाटर यूज़
पता होना चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन रेडिएशन, ठीक है, इंटरसेप्ट कितना कर रहा है, क्रॉप वाटर यूज एंड टोटल ड्राई मैटर प्रोडक्शन, ठीक है, पार्टीशनिंग ऑफ ड्राई मैटर इनटू वेरियस प्लांट कंपोनेंट एज इन्फ्लुएंस्ड बाय वाटर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, मतलब वाटर न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, द इफेक्ट ऑफ वेदर पैरामीटर्स ऑन बायोटिक इंटरफेरेंस टू क्रॉप ग्रोथ, जो हमारे वेदर पैरामीटर्स हैं उनके इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी बहुत चीज़ें ना मतलब ऐसी हैं कि आप इन सेंटेंस को ना याद करके आप अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करोगे तो आप इस पे ज़्यादा बेटर आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो अभी तक की चीज़ समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं, अगर किसी को भी अगर ऐसा लग रहा है कि वो नहीं समझ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं वहाँ पे भी आंसर करूँगा, क्योंकि आप जब क्रॉप मॉडलिंग पढ़ोगे ना तो वहाँ पे एक नया वर्ड आपको सिमुलेशन बार बार मिलेगा पढ़ने, ठीक है। तो हो सके तो मैं इस सिमुलेशन टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँ, अगर नहीं तो मैं आपको जरूर सिमुलेशन थोड़ा सा टच कर दूंगा कि आप मॉडल और सिमुलेशन के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस समझ पाओ। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि टाइप, मॉडल का टाइप क्या क्या होता है। तो इनके दो बेस हैं। सबसे पहला बेस्ड ऑन क्लाइमेट अंडरस्टैंडिंग, जैसे क्लाइमेटिक मॉडल हो गया, वाटर स्ट्रेस मॉडल हो गया, डायनामिक क्रॉप वेदर मॉडल हो गया, ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते हैं कि इनके बहुत सारे सब डिविजन्स हैं। तो ये उस तरीके से नहीं है जो हमसे अभी इस लेवल पे पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आप एमएससी वगैरह में अगर इनको डिटेल पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। बाकी हम जो पढ़ेंगे वो दूसरा बेसिस पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन पर्पस, हमारा नीड क्या है उस बेसिस पे मॉडल का क्लासिफिकेशन। सबसे पहला है स्टैटिस्टिकल मॉडल, फिर मैकेनिस्टिक मॉडल, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, स्टोकेस्टिक मॉडल, डायनेमिक मॉडल, स्टैटिक मॉडल, सिमुलेशन मॉडल, डिस्क्रिप्टिव मॉडल, एक्सप्लेनेटरी मॉडल। तो ये जितने मैंने अभी आपको नाम बताएं अभी वो टोटल 9 हैं। तो इन 9 मॉडल्स को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि किस तरह के मॉडल हैं और इनका जो कि बेस्ड ऑन पर्पस है तो किस किस पर्पस में इन मॉडल्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना कि हम अब बेसिकली मतलब हम किस तरीके से अब कहाँ आगे बढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैंने पहले बता दिया है वैसे, फिर भी आप देख लो। मॉडल का मेन फंक्शन क्या होता है, किसी चीज़ को प्रोसेस करना, उन्हें इनपुट दो वो आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अगर हम वेदर डेटा दे दें, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, सोलर रेडिएशन, तो हमें आउटपुट क्या मिल सकता है, बायोमास के बारे में पता लग सकता है, ईल्ड के बारे में पता लग सकता है, ठीक है। अगर हम सॉइल पैरामीटर दे दें, टेक्सचर, डेप्थ, सॉइल मॉइस्चर, सॉइल फर्टिलिटी, तो आप क्या बता सकते हो कि उसका वाटर यूज़ कितना होगा, नाइट्रोजन अपटेक कितना होगा, ठीक है। क्रॉप पैरामीटर दे देंगे तो प्रोसेस कर सकते हैं। क्रॉप पैरामीटर जैसे फिनोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी बता दे तो उनका तुम प्रोसेस रेस्पिरेशन रेट का कर सकते हो, ठीक है। तो आउटपुट हमें उस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आता है कि जो क्रॉप मॉडल हैं उनको इनपुट में क्या सिर्फ वही डेटा चाहिए जो हम अभी बस सोच रहे हैं या फिर कुछ और। तो कोई भी मॉडल को बनाने के लिए ना हमें प्रीवियस डेटा भी चाहिए होता है। जैसे मान लो कि हम किसी फार्मर के पास गए, ठीक है, हम डायरेक्ट उससे पूछ दें कि मेरे पास 4 एकड़ ज़मीन है और मुझे वहाँ पे गेहूँ लगानी है। तो फार्मर अपने प्रीवियस, क्योंकि वो फार्मर है तो उसने पहले भी गेहूँ लगाई होगी 1 एकड़ 2 एकड़ पे, तो वो अप्रॉक्स कैलकुलेट करके बता देगा आपको कि आपके 4 एकड़ ज़मीन पे इतनी गेहूँ लग पाएगी। तो उसने किस चीज़ का यूज़ किया, अपना जो डेटा है प्रीवियस डेटा यानी एक्सपेरिमेंटल डेटा प्रॉपर जिसको यूज़ करके उसने ये अप्रॉक्सीमेशन लगाया है। तो इनपुट में जो हमारा एक्सपेरिमेंटल डेटा भी यूज़ होता है, सॉइल डेटा भी यूज़ होता है, वेदर डेटा भी यूज़ होता है, ठीक है। कुछ क्रॉप के अपने डेटाज होते हैं, यानी कल्टीवार जो है उसका हमारा कोड होता है, ठीक है। जब साइंटिफिक वर्ड में बात करेंगे तो कल्टीवार कोड का यूज़ करते हैं। तो क्रॉप मॉडल में 4 इनपुट्स हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा, सॉइल, वेदर एंड कल्टीवार, यानी प्लांट का जो अपना, या फिर कह सकते हैं प्लांट जेनेटिक्स के बारे में हम इनपुट देते हैं क्रॉप मॉडल्स को, और वो फिर हमें आउटपुट देता है डिपेंडिंग ऑन कि हमें क्या आउटपुट चाहिए, ठीक है। मतलब हम क्या इनपुट दे रहे हैं उसी हिसाब से हमें डेटा मिलता है। जैसे बहुत सारे ये हैं हमारे पास मॉडल्स हैं जो कि इंडिया में यूज़ किए जाते हैं। कुछ IRI ने डेवलप किया है, जैसे ग्रोज मॉडल मैंने बताया था WTGROWS, ठीक है। ओराइजा 1N, इन्फोक्रॉप, इन्फोसॉइल, ये सारे मॉडल्स जो हैं IRI ने डेवलप करा है, ठीक है। अगर इंडिया में बात करें, मतलब इंडिया ने जो एक्वायर किया है वो है डीसेट मॉडल, ठीक है। ओराइजा 1, ठीक है, वो फॉस्ट मॉडल, WOFOST मॉडल। तो बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनको जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है बाहर से एक्वायर करके मतलब वो जो सिस्टम है वो मॉडल है उनको खरीद के अपनी जगह पे मतलब अपने देश में यूज़ करती है, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ हमने पढ़ा है।
अब इम्पोर्टेंट बात आ जाता है कि मतलब इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है, इस मॉडल को हम क्यों पढ़ते हैं। तो इस मॉडल को पढ़ने का रीज़न यही है कि हम इससे एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सारी चीज़ों का हम यूज़ लेते हैं, जैसे यील्ड हो गया, प्रेडिक्शन की ये चीज़ की करनी है तो क्रॉप मॉडल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो हम चलो एडवांटेजेस लास्ट में पढ़ेंगे, पहले अब चलते हैं जिसका मैंने स्लाइड ओपन कर रखा है टाइप्स ऑफ मॉडल पे, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था कि मॉडल 9 तरीके के हैं बेस्ड ऑन पर्पस। तो सबसे पहला है स्टैटिकल मॉडल, ठीक है। स्टैटिकल मॉडल को आप समझो तो स्टैटिकल मॉडल क्या होता है, दीज मॉडल रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन यील्ड कंपोनेंट्स, ठीक है, एंड वेदर पैरामीटर। मतलब यील्ड और वेदर का क्या रिलेशन है वो स्टैटिकल मॉडल से हमें पता लगता है। इसमें क्या होता है, स्टैटिकल इक्वेशंस होते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं, इनका हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टैटिकल टेक्निक्स को का यूज़ किया जाता है, जैसे स्टैटिकल टेक्निक हमने पढ़ा था रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो अब तो मैं वो नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन जैसे रिग्रेशन का कंसेप्ट यूज़ करके हम एक्सप्लेन करते हैं वेदर और क्रॉप रिलेशंस को, तो ये स्टैटिकल मॉडल हो गया। मतलब इसमें हम लोग मैथ्स का यूज़ करते हैं स्टैटिकल मॉडल्स में, ठीक है। स्टैटिकल टेक्निक्स आर यूज टू मेजर द रिलेशनशिप। दूसरा है स्टोकेस्टिक मॉडल, ठीक है। शायद मैंने इसे ऑर्डर में नहीं लिखा है, आप बाद में इसको देख लेना, या फिर अगर आप चाहो तो मैं इसको, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है ना, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें क्या होता है, इन दीज मॉडल द इनपुट एंड आउटपुट रिमेन्स द सेम, ठीक है। दीज मॉडल्स एस्टिमेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द यील्ड, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन नहीं, ये एग्जैक्ट वैल्यू बताया कि आप इतना इनपुट ये लगाओगे तो इतना आपका यील्ड मॉडल में मतलब यील्ड मिलेगा। इस मॉडल से हमें पता लगेगा। दीज मॉडल्स ऑल्सो हैव डिफाइंड कोफिशिएंट्स। A deterministic model is one of that makes definite predictions of quantities, example crop yield, और या फिर रेनफॉल के बारे में एग्जैक्ट डेटा बताएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा मैकेनिस्टिक मॉडल। इन मॉडल में क्या है, दिस मॉडल एक्सप्लेन नॉट ओनली द रिलेशनशिप बिटवीन वेदर पैरामीटर्स एंड यील्ड बट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ इन्फ्लुएंसिंग डिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स मतलब क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल्स में कहने का मतलब है कि ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यूज किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करती हो, जैसे यील्ड, क्रॉप यील्ड क्या है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो क्रॉप यील्ड जो हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और रेनफॉल या फिर न्यूट्रिएंट जो है वो क्या हो जाएगा, या फिर जो भी इनके जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो मैकेनिस्टिक मॉडल में बेसिकली क्या होता है कि ये रिलेशनशिप तो बताता ही है वेदर पैरामीटर्स और यील्ड में, लेकिन साथ साथ उनका जो इन्फ्लुएंस क्या है, मतलब नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, पॉजिटिव है, वो सारा मैकेनिस्टिक मॉडल हमें एक्सप्लेन करता है। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट मॉडल वो है स्टोकेस्टिक मॉडल, ठीक है। स्टोकेस्टिक मॉडल क्या है, थोड़ा सा ध्यान देखना है, टाइम वाला यहाँ पे एक आपको कंसेप्ट बताऊंगा। दिस मॉडल कैलकुलेट आउटपुट एट अ गिवन रेट, ठीक है। रेट जब जहाँ पे आ गया उसका मतलब टाइम। ए प्रोबेबिलिटी एलिमेंट इज अटैच टू ईच आउटपुट। यस, तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है डायनेमिक मॉडल। डायनेमिक मॉडल क्या है, टाइम इज इंक्लूडेड, डायनेमिक है मतलब डायनेमिक किसको कहते हैं, जो चेंज करे। तो टाइम इज इंक्लूडेड एज अ वेरिएबल एंड आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। आउटपुट जो है वो टाइम पे डिपेंड करेगा। 2 मिनट बाद देखोगे तो आउटपुट कुछ और आएगा, 3 मिनट बाद कुछ और, मतलब टाइम डिपेंडेंट होता है। बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर हैविंग वैल्यूज विच रिमेन कॉन्स्टेंट ओवर अ गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। ये होता है हमारा डायनेमिक मॉडल, ठीक है। अब जो है हमारा नेक्स्ट वो है स्टैटिक मॉडल। स्टैटिक मतलब क्या, स्टे। तो ये मॉडल जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, यानी टाइम इज नॉट इंक्लूडेड एज अ वेरिएबल, द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैविंग वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे डेफिनेशन लग रहा हो या फिर मैं बस आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जो मॉडल्स हैं बेस्ड ऑन पर्पस है ना, तो कहीं देखो कहीं पे टाइम का कैलकुलेशन करते हैं, कहीं पे नहीं करते हैं, डिफरेंट पर कोई हमें क्या पैरामीटर चाहिए, यील्ड और वेदर का चाहिए तो कोई और मॉडल यूज़ करना है, यील्ड और माइक्रोब का चाहिए, ठीक है, तो कोई और मॉडल यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं बस आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि इतने सारे मॉडल्स हैं। जैसे अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है सिमुलेशन मॉडल, ठीक है। तो सिमुलेशन मतलब क्या होता है आप थोड़ा समझना। आप जैसे आप कभी देखते हो एक एनिमेशन से किसी एक मॉडल को दिखाया जाता है कि अभी ट्रैक्टर यहाँ से ऐसे जा रहा है और ट्रैक्टर ने यहाँ से क्रॉप को क्या करा, हार्वेस्टर ने क्रॉप को हार्वेस्ट करा और किसी ट्रक में डाला, मतलब एनिमेशन के फॉर्म में, ठीक है। कितने टाइम में ट्रैक्टर यहाँ से यहाँ जाएगा तो हम इतने टाइम में इतने क्रॉप को फील्ड से उठा के ट्रक पे डाल सकते हैं और ये ट्रक इतने टाइम में जाके हमारा साइलोज जो जहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं ग्रेन को वहाँ पे ले जाया जा सकता है। तो एक एनिमेशन के फॉर्म में देखते हैं ना, तो उसी को हम लोग सिमुलेशन कहते हैं। मतलब सिमुलेशन क्या है, बस उसको एनिमेट कर दिया गया है,
ठीक है। ये बार देखते हो हम बचपन में जो कॉलेजेस या फिर स्कूल्स में मॉडल्स बनाते थे थर्मोकोल पे, ठीक है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, सिमुलेशन कहते हैं, ठीक है, जिसमें आप देखते थे कि यहाँ से पतली पतली पाइप लगा दी, वहाँ से पानी ट्रांसफर हो, तो जो वर्किंग है जो पूरे मॉडल का, उसको हम लोग सिमुलेशन, या फिर कह सकते हैं मॉडल अगर चल रहा है छोटे लेवल पे तो वो हमारा सिमुलेशन कहलाता है, ठीक है। एक एनिमेशन भी क्या होगा, वो भी एक सिमुलेशन है, ठीक है। तो सिमुलेशन मॉडल क्या होता है, कंप्यूटर मॉडल्स इन जनरल आर द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रियल वर्ल्ड सिस्टम. One of the main goal of crop simulation model is to estimate the agriculture production as a function of weather and soil conditions as well as the crop management. These models use one or more sets of differential equations over time, normally from planting until harvest maturity or the final harvest. तो इतना आप डेफिनेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमुलेशन मॉडल जो है सिंपल जो है, हम जनरल मॉडल में क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, यानी इक्वेशंस वगैरह यूज़ करते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन सिमुलेशन मॉडल में बात करें तो एक्चुअल हम एनिमेशन के फॉर्म में उन मॉडल्स को बनाते हैं, ठीक है। अब जो है हमारा डिस्क्रिप्टिव मॉडल, नाम से ही समझ में आ रहा होगा डिस्क्रिप्टिव है, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं। अ डिस्क्रिप्टिव मॉडल डिफाइंस द बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम इन अ सिंपल मैनर, डिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है। द मॉडल रिफ्लेक्ट्स लिटिल और नन द मैकेनिज्म ऑफ द कॉज ऑफ द फिनोमेना, कोई मॉडल कैसे काम कर रहा है वो उस तरीके को भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इसमें हमें मॉडल मिल जाता है, ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा मैथमेटिकल इक्वेशंस हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे मान लो मैं कोई एग्जांपल अगर समझाऊं तो एन एग्जांपल ऑफ सच एन इक्वेशन इज द वन डेराइव फ्रॉम सक्सेसिवली मेजर्ड वेट ऑफ ए क्रॉप, ठीक है। द इक्वेशन इज हेल्पफुल टू डिटरमाइन द क्विकली द वेट ऑफ द क्रॉप वेयर नो ऑब्जर्वेशन वाज मेड। कहने का मतलब ये है कि डिस्क्रिप्टिव मॉडल जो है पूरे इक्वेशन को बताएगा, ठीक है, इक्वेशन में वैल्यूज़ को बताएगा, वैल्यूज़ कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है उन सब से, मतलब कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो दे रहा है ऐसा मॉडल, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था इस लेक्चर में। अभी और भी हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि इम्पैक्ट क्या है मॉडल का एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो जैसे अगर हमें ऑप्टिमम मैनेजमेंट फॉर कल्चरल प्रैक्टिस करना है क्रॉप प्रोडक्शन में, तो उसको इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं, मॉडल के हेल्प से कर सकते हैं। या फिर करना हो इवैल्यूएट वेदर रिस्क, ठीक है, जैसे कैसे वेदर रिस्क को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं वेदर फॉरकास्टिंग से। कोई एक मॉडल ऐसा बना दिया कि क्लाउड के कंडीशन देख के हम वेदर फॉरकास्ट कर लें, या फिर अभी करते भी हैं प्रॉपर क्रॉप का सर्विलांस कर सकते हैं, एक मॉडल प्रॉपर मॉडल बना के ईल्ड प्रेडिक्शन या फिर फॉरकास्टिंग करते हैं, ठीक है। कंजर्विंग टूल है हमारा, एक मॉडल जो है रिसोर्स कंजर्विंग टूल है कि इतना ही डालो इनपुट या फिर फर्टिलाइजर तो इतना ईल्ड मिल जाएगा, हम ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, कम नहीं यूज़ करना चाहिए, तो रिसोर्स कंजर्विंग टूल है हो गया हमारा। बहुत सारे जो हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उनको मॉडल छोटे लेवल पे ही हमारा हेल्प कर देता है। जैसे मान लो कि किसी भी रियल सिस्टम को रियल में बना के चेक करना कि कैसा क्या चलेगा, उससे अच्छा कि आप एक छोटा सा मॉडल बना लो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, तो हमारा बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट को बचाता है। तो मॉडल का ये सब फ़ायदा है, ठीक है। एग्रीकल्चर फील्ड में हम इसमें क्रॉप यील्ड का ही फॉरकास्टिंग कर सकते हैं, बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है मॉडल का इन एग्रीकल्चर। अब जो हमारा जो छोटा सा टॉपिक नहीं कह सकते, जैसे मैं बात करूँ कि एप्लीकेशन क्या है क्रॉप मॉडल का, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट सॉइल वेदर एंड मैनेजमेंट इंटरैक्शन हम ईल्ड का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉप ग्रोथ का कर सकते हैं, ठीक है, ईल्ड हो गया, क्रॉप ग्रोथ बता ही दिया। ऑप्टिमाइज मैनेजमेंट यूजिंग क्लाइमेट प्रेडिक्शन, मैनेजमेंट को हम पहले ही क्लाइमेट को प्रेडिक्ट कर लिया है, उससे हम क्रॉप मैनेजमेंट कर सकते हैं। डायग्नोज ईल्ड गैप्स, ठीक है, मतलब एक्चुअल कितना आ रहा है और पोटेंशियल कितना है किसी क्रॉप का, ठीक है, उन गैप को कैलकुलेट कर सकते हैं। इरिगेशन मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं। ग्रीन हाउस क्लाइमेट कंट्रोल जो है किसी एक मॉडल से उसको और ये क्या क्या किया जा सकता है, हम उस क्लाइमेट को और अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। पेस्ट डैमेज इफ़ेक्ट्स जो है प्रोडक्शन पे किस तरीके से है उस चीज़ को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं किसी एक मॉडल से, ठीक है, कि एक लेवल इतना पेस्ट हो गया तो इतना हमारा डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो हैं क्रॉप मॉडल के एप्लीकेशन में आते हैं, ठीक है। तो लास्ट जो मेरा टॉपिक होगा इस लेक्चर का वो है लिमिटेशन ऑफ द क्रॉप वेदर मॉडल या फिर क्रॉप मॉडल्स। कि देखो सबसे पहला कि आप एक मॉडल बना के हर क्रॉप पे उसको नहीं लगा सकते, कि ये अपने मॉडल अगर मेज के लिए बनाए तो ज़रूरी नहीं है कि वीट पे भी काम करे। तो सबसे पहला तो बात ये हो गई क्रॉप स्पेसिफिक होता है। आप दूसरा है कि ये गलत हाथ में पड़ गया तो इसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं लोग, ठीक है। एक प्लॉट पे ज़रूरी नहीं है कि जो मॉडल बैठ गया दूसरे प्लॉट पे ही बैठे,
ठीक है, कहने का मतलब ये मॉडल इनएप्रोप्रिएट भी हो सकता है हेटेरोजेनस प्लॉट की कंडीशन में। ठीक है, अब है कि मॉडल परफॉर्मेंस जो हो सकता है वो हमारे इनपुट डेटा का अगर क्वालिटी अगर सही नहीं है, मतलब मान लो हमने फार्मर्स से आपको बोला गया कि आप एक सर्वे करोगे 50 फार्मर्स के साथ, आपने क्या किया 10 के साथ सर्वे करी और 40 अपने डेटा उन फार्मर्स से रिलेटेड आंसर्स कर दिए, तो अगर आपका इनपुट डेटा ही सही नहीं है तो मॉडल का परफॉर्मेंस जो होगा डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे और भी इनके लिमिटेशंस हो सकते हैं, जैसे इनएक्यूरेट प्रोजेक्शन, कोई आपने मॉडल बनाने में गलती कर दी है, तो आप तो सोच रहे हो कि चलो हमने मॉडल बना लिया, काम करते हैं, लेकिन उस पर क्या हो सकता है आपके आंसर्स वगैरह गलत आएंगे, आउटपुट जो होगा गलत आएगा। ठीक है, कभी कभी अनरियलिस्टिक प्रोजेक्शंस भी हो सकते, प्रोजेक्शंस मतलब आउटपुट वो मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात अब तो यही ध्यान रखना है, क्रॉप मॉडल्स आर नॉट यूनिवर्सल। कभी भी क्रॉप मॉडल यूनिवर्सल नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर साइड पे हर क्रॉप के लिए आप मॉडल्स को यूज़ कर सको। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा था, लेकिन आई होप मैंने कोशिश करी है कि आपको प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ आपको ये जो टॉपिक था क्रॉप मॉडल वो समझा पाऊँ। और मुझे जहाँ तक लगता है आप थोड़ा सा अगर मे बी इस एक्सप्लेनेशन से आप जो चीज़ नहीं समझ पाए होगे वो है टाइप्स ऑफ क्रॉप मॉडल। ठीक है, तो वो अगर मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करता ना तो ये लेक्चर बहुत लंबा चला जाता। तो अगर आपको फिर भी कोई ऐसा टॉपिक इसमें लगे कि नहीं मुझे और इसमें पढ़ना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, गो फॉर एग्रीकल्चर। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हो, गो फॉर एग्रीकल्चर, जहाँ पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। हम वहाँ पे क्विजेस कराते हैं। ठीक है, आपको लेटेस्ट वहाँ पे एग्रीकल्चर में चीज़ें जो चेंज हो रही हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह, उनसे रिलेटेड पोस्ट, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनके रिलेटेड भी आपको पोस्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हो। जिनको भी इस लेक्चर की PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से भी डाउनलोड कर सकता है। मैंने उस अकाउंट का यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दे दिया है। अगर आप डायरेक्ट गो फॉर एग्रीकल्चर से ना मिले तो आप ये लिंक यहाँ पे टाइप करना, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो थैंक यू, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।